स्वागत है दोस्तों आपका तरगाई एसपीसीएस चैनल पे। मैं अंकित सिंह। दोस्तों आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सन 2015 से लेकर सन 2024 तक। आज तक मॉडर्न हिस्ट्री में इन 10 सालों में 65 क्वेश्चन पूछे गए। 65 में से 15 क्वेश्चन जो थे वो एक्ट और पॉलिसी से पूछे गए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। दूसरी चीज, हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में स्वदेशी मूवमेंट को कवर किए थे। स्वदेशी मूवमेंट से टोटल इन 10 सालों में 5 क्वेश्चन आया। एक छोटे टॉपिक से 5 क्वेश्चन आना और हर एक साल के गैप पे आना, ये बताता है कि स्वदेशी मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने टोटल अब ये दूसरा चैप्टर, इसके थ्रू हम टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके रहेंगे। आने वाले सीरीज 3 से 4 लेक्चर में हम टोटल 65 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, इन 10 सालों में एक सीरीज हमने देखा कि क्वेश्चन पहले कम आते हैं, फिर एक साल ज्यादा आ जाता है, फिर कम आता है, फिर ज्यादा आता है। तो ये देखना पड़ेगा कि इस लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछा था, इस साल मेरे हिसाब से क्वेश्चन की सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री से जो आ सकते हैं वो 7 से 8 आ सकते हैं। ठीक है। आते हैं फिर तीसरी चीज पे। मैंने एक एनालिसिस निकाला सारे 10 साल के पेपर का, और मैंने देखा कि कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो पहले ब्रिटिश के द्वारा एक्ट जो और पॉलिसीज लाई गई थी, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, क्योंकि ब्रिटिश से भी जितनी चीजें हैं वहां से बहुत ज्यादा लाई गई, गांधीयन फेस से लाई गई हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, इनका वो सारी चीजें। तो ये एक मैंने क्लेरिफाई किया है कि वेटेज कहाँ पे है। तो इसमें से मैंने स्वदेशी मूवमेंट कवर कर लिया है और एक्ट्स किए, बाकी चीजें मैं धीरे धीरे करके कवर कर लूंगा। ठीक है। आते ये आप एक बार देख सकते हैं कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है आप कीजिए और इसको जरूर पढ़िए। आते हैं फिर पहले क्वेश्चन पे हमारे। एक्ट पास बाय इंग्लिश, सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सन 2015 का है। The Government of India Act 1919 clearly defined. Option number A, the separation of power between judiciary and the legislature. Second है the jurisdiction of central and the provisional government. ठीक है। तीसरी चीज the power of Secretary of State for India and Viceroy. चौथा ऑप्शन none of the above. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इन चारों ऑप्शन में से सब क्या मेंशन था? द सेपरेशन ऑफ पावर, या जुडिरिक्शन, या द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ। तो एग्जैक्टली आंसर ये है। अगर आपने बेसिक्स पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो जुडिरिक्शन है सेंट्रल और प्रोविजनल गवर्नमेंट का, वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉर्लियो मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। ये आया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट किए जा रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को सपोर्ट बोला था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 हम आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आपको सेल्फ गवर्नेंस के लिए देंगे। तो इसमें सेल्फ गवर्नेंस तो इंट्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन फर्स्ट ऐसा एक्ट रहता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं। ठीक है। तो ये था सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। तो अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा कि कैसे विद इन 1 मिनट एलिमिनेट कर सकूं मैं, तो पहले क्वेश्चन पे जाओ। आपको पता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, अगर नॉर्मल जुडिशरी और लेजिस्लेचर का सेपरेशन, कीवर्ड पकड़ा, सेपरेशन, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, 3 कीवर्ड है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर कब हुआ था? ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर दूसरे का तो मैंने आंसर बता दिया कि जुडिरिक्शन में हुआ था। तीसरा है द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द वाइसरॉय। तो इसमें आंसर क्या है? ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जब जो कंपनी रूल है वो ट्रांसफर होता है क्राउन रूल में, क्योंकि कंपनी जो है मतलब इंडिया में को चला नहीं पा रही थी, तो क्राउन डायरेक्ट रूल करती है। अब आते हैं हम इस अपने सेकेंड ऑप्शन पे, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे। ठीक है। तो 2 प्रकार की चीजें थी, सेंट्रल एंड प्रोविजनल। सेंट्रल को कौन ऑपरेट करता था? इसको ऑपरेट करते हैं थे वाइसरा और सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट। ये रिपोर्ट करते थे सेंट्रल की चीजें किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। प्रोविजनल था, प्रोविजनल में मिनिस्टर्स अपॉइंट होते थे। वो मिनिस्टर कुछ पार्टली इलेक्टेड थे, पार्टली नॉमिनेटेड थे। ठीक है। तो यहाँ पे आती है कुछ चीजें, ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। आपने तो सुना होगा इस चीज के, क्योंकि इतने बार इसका क्वेश्चन नॉर्मल बेसिक्स में भी सुना होगा कि कुछ चीजें ट्रांसफर लिस्ट में आती है, कुछ चीजें रिजर्व लिस्ट में आती है। तो जो सेंट्रल था, सेंट्रल जो सब्जेक्ट है वो कंट्रोल होता था गवर्नर जनरल एंड ब्रिटिश ऑफिशियल इन द सेंस वाइसरॉय। और इसमें क्या क्या सेंट्रल के द्वारा किया जाता था? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड रेलवेज सेंट्रल के पास था। प्रोविजनल सब्जेक्ट गिवन तो लिमिटेड ऑटोनॉमी डिवाइडेड इनटू
ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। लाइक जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ये किसको दे दिया गया है? मतलब जो मिनिस्टर थे, इंडियन मिनिस्टर्स थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीजें ऑपरेट करने के लिए मिनिस्टर्स को दे दी। और रिजर्व में जो मेन चीजें थी जैसे पॉलिसी बनाना, पुलिस का बारे में, पुलिस कंट्रोल करना, लैंड रेवेन्यू, पैसा जहां से जनरेट हुआ वो तो अपने पास ही रखा, जस्टिस, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें इंडियन मिनिस्टर्स मांग रहे थे वो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिनाई करके रिजर्व अपने पास किया और कंट्रोल बाय द ब्रिटिश गवर्नर्स, मतलब ब्रिटिश वाइस रॉयस। ठीक है, तो ये सारी चीजें ट्रांसफर, कुछ चीजें दी इंडियन मिनिस्टर्स को, बट सारी चीजें ट्रांसफर नहीं की। इसमें इशू क्या जनरेट हुआ? व्हाट वाज द की इशू दैट जनरेटेड आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया? कुछ ऐसी चीजें थी जो ब्रिटिश इंडियन मिनिस्टर्स को एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो वो देखते हैं। गवर्नर हैड ओवरराइडिंग पावर मेकिंग इंडियन मिनिस्टर इनफेक्टिव। ठीक है, दायरेची फेल, जो दायरेची इंट्रोड्यूस हुई थी एट प्रोविंस लेवल, उसको वो दैट वाज फेल्ड। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें ट्रांसफर तो किया लेकिन फिर भी जो सारी चीजें वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रही हैं? वो अभी भी कंट्रोल हो रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये फेल हो गया। साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो आया 1927 में। 1927 और 1929 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और 1935 में इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। साइमन कमीशन का बैकआउट हुआ था, रीजन ये था कि जो साइमन कमीशन है ये साइमन जी के द्वारा लीड किया जा रहा था, इसमें सारे ब्रिटिश ऑफिशियल थे, कोई इंडियन ऑफिशियल्स नहीं था। इसकी वजह से इसको बाइकआउट किया जाता और साइमन कमीशन को बाइकआउट करने के ड्यूरेशन में लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज में डेथ हो जाती है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू मैंने साइमन कमीशन के बारे में दे दिया आपको। ठीक है, जो आया था 1927 में, लेटर कॉल्ड अनवर्केबल। ठीक है, क्योंकि ये लाया रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंक्लूजन, दिस एक्ट ओनली हैव फेडेड सेल्फ रूल while retaining British dominance, fulfilling the demand of complete independence। तो बेसिकली जो सेल्फ रूल का डिमांड था बाय द इंडियंस उसको फुलफिल नहीं किया जाता, बेसिकली एक छलावा रहता है, फेड इन द सेंस एक दिखावा रहता है कि हम सेल्फ रूल दे रहे हैं, बट देयर वाज नॉट सेल्फ रूल एनीथिंग। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। द मॉन्टेचेल्स, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसको मॉन्टेचेल्सफोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं, जो आया था 1919 में। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो प्रपोजल है वो रिलेटेड टू व्हाट? तो दैट वाज रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म और एजुकेशनल रिफॉर्म और रिफॉर्म टू द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो ये सोशल रिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं था। मैंने पहले ही बताया कि ये सेल्फ रूल के रिलेटेड था, तो सेल्फ रूल कब हो जब कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। एजुकेशनल रिफॉर्म कब आया था? ये आया था 1813 में। लॉर्ड मैक्योले जी का रूल इंग्लिश स्कूल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था, तो उसके थ्रू ये रिफॉर्म आया था। दूसरा आया था एजुकेशन रिफॉर्म आया था, एक्ट आया था यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1858 में, जिसमें यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई थी। कहाँ पे? मद्रास में, बॉम्बे में, बंगाल में, ये तीन जगह एस्टेब्लिश की गई थी। ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक मेजर कारण बनता है अनसक्सेसफुल ऑफ गवर्नमेंट। ये रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, क्योंकि इसी वक्त आया था 1857 में ये चीजें आई थी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। मैंने 1858 बताया, ये आया था 1857 में, और इसी टाइम रिवॉल्ट हुआ। इस रिवॉल्ट को अवॉइड करने के लिए ही ये एक्ट आया था। इस एक्ट के थ्रू एक मेजर जो इलाइट ग्रुप है उसको इस रिवॉल्ट से दूर रखने की कोशिश की गई थी। ठीक है दोस्तों, सोशल रिफॉर्म में सती प्रथा अबॉलिश करना, ये सारी चीजें हुई थी। तो मेरे को एक क्वेश्चन रहेगा कि सती प्रथा बंगाल में कब, बंगाल बोलो, गोवा में कब अबॉलिश की गई थी, और गोवा के गवर्नर जनरल कौन थे? वो पोर्तुगीज थे। ये तो बता देता हूँ मैं, एक हिंट दे देता हूँ। पोर्तुगीज ने अबॉलिश किया था पहली बार सती प्रथा। तो ये बता दो मुझे कि कौन गवर्नर जनरल था वहां का। आते हैं फिर उसके बाद आते हैं, हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग पहले। इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन, द ब्रिटिश प्रॉमिस्ड टू इन्वॉल्व द इंडियंस इन मोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो इसमें इंडियन पार्टिसिपेशन बढ़ गया था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए अदर देन मेजर चीजें जो हमने पीछे पढ़ी, लेकिन उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए थे वो क्या हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट है। एम टू द स्लोली इंट्रोड्यूस और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। डेमो नाम भर का खाली पागल बनाने का काम हो रहा है। रिपब्लिक गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर,
ठीक है, द ब्रिटिश एक्सेप्टेड आइडिया ऑफ इवेंचुअली बीइंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बट वो विद इन एम्पायर, जो ग्राउंड रूल है उसके द्वारा ही गवर्नमेंट को चलाना है, वैसा कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। सिग्निफिकेंस क्या था? शिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी अनलाइक मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म 1919 which was only granted Indian limited rights, Montage settlement expectedly maintain self governance की बात की गई है। यही सारी चीजें इसमें थी। बाकी और अगर इंपॉर्टेंट रहता, मैंने अपने पूरे लेक्चर में अच्छे से इसको कवर किया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 इसमें से नहीं समझा, यू कैन गो देयर, आप पूरा लेक्चर देखिए। उसमें मैंने टोटल 2 लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर में मैंने पूरे डेप्थ में कवर किया है। आते हैं ये क्वेश्चन पे, द नेक्स्ट इंडियन हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन रेफर टू, ठीक है, एक सेकेंड ना, हाँ, हाँ, तो ये डायरेक्ची रेफर्स टू डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउस, इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैविंग 2 set of rules of London and other in Delhi, division of subject delegated to provisions into categories। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने अभी पहला क्वेश्चन इसी के रिलेटेड था और मैंने उसमें बताया दायरेची के बारे में बताया, तो यू हैव टू, थोड़ा सा आपके लिए भी छोड़ा हूं मैं, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मॉन्टेज चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म 1919 रिकमेंडेड द ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव 21। दूसरा स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना है। तो पहले तो हम लोग मॉर्ली चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म देखते हैं जो 1919 में आया। उसमें एक्चुअल बेसिकली वुमेन्स हो गए और कुछ माइनॉरिटीज हैं, एसटी एससी, उनको वोटिंग राइट्स के लिए तो दिया गया था, बट उसमें भी वोटिंग राइट्स किसको दिया गया था? जो इलाइट ग्रुप है, जिनके पास पैसे हैं और जो पढ़े लिखे हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिले थे। तो 1919 में वोटिंग राइट्स तो मिले थे, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान देनी है, उसमें कोई एज लिमिट डिसाइडेड नहीं थी कि 21 ईयर्स के लोग होंगे। बेसिकली उसमें ये डिसाइडेड था कि एक इलाइट ग्रुप होगा, जो पढ़ा लिखा जमींदार हो गए, जिनके पास घर है, अच्छे हैं, उनको वोट देने का चांसेस, वोट दे सकते हैं। बाकी 21 का कोई एज नहीं, लिमिट नहीं था। तो ये क्वेश्चन तो वैसे एलिमिनेट हो जाता है। बचा सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो जब सेकंड एलिमिनेट फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, ये गलत, ठीक है, ये तो पहले ही गलत हो गया, बोथ वाला, ये भी गलत, बच्चे 2 ऑप्शन, सेकंड ओनली, नीदर 1 नॉर 2, ये तो ये अगर नीदर 1 नॉर 2 पे आ जाते हैं। दूसरा देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ गेव वुमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर। बिल्कुल, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू जो रिजर्वेशन था वुमेन्स के लिए, वो लाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो सही है, नीदर नॉर वाला गलत हो जाता है। आते हैं फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। एज पर ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉमिस अगस्त 1917, दे इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज 1918 में, कॉल्ड मॉन्टेज चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। रिजल्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वाज पास्ड। तो एज फॉर प्रॉमिस, गवर्नमेंट 1917 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो प्रॉमिस होता है, 1918 में कमीशन, 1918 में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के लिए 1918 में मॉन्टेज चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म लाया जाता है, जो इंप्लीमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू। अब तक क्लियर था। दिस एक्ट गिव अस सम राइट्स टू वोट बट नॉट ऑल वुमेन्स। ठीक है, मैंने जैसे बताया सबको नहीं दिया गया था। दे वर मेनली रिस्ट्रिक्शंस टू द यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स वर नॉट ग्रांटेड, हेंस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मेथड होता है, जिसके थ्रू एक एज लिमिट होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में आर्टिकल नंबर 300 कुछ तो है यार, भूल रहा हूं मैं, 315 और 324 है, ऐसा ही कुछ है। उसमें मेंशन था, आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हूँ, सॉरी। वहां पे मेंशन था आर्टिकल, वहां पे आर्टिकल में मेंशन था कि जो एज लिमिट रहेगी वो 21 रहेगी फॉर द वोटिंग, लेकिन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61 इसको अमेंड किया गया और सारे लोगों की, जो चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे कोई भी हो, जो एज लिमिट वो 21 से घटा के वो 18 पे कर दी गई। ठीक है, तो अब एज लिमिट कितनी है? 18 है। ये कब आया? कॉन्स्टिट्यूशनल नंबर 61 अमेंडमेंट के थ्रू। एक छोटा सा मैंने फैक्ट बता दिया आपको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस द सिस्टम वेयर डिफरेंट कम्युनिटीज लाइक शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम एंड वर्कर गॉट सेपरेट वोटिंग राइट्स। ठीक है, वोटिंग राइट्स मिले किसको? शेड्यूल कास्ट को, मुस्लिम्स को, वर्कर को, गॉट सेपरेट वोटिंग। दिस मेंट ओनली पीपल फ्रॉम द पर्टिकुलर कम्युनिटी would vote for their reserved seat. Along with this act also given some seat to the women
in the legislature but still many restrictions. तो hence statement number 2 is correct. As of I said कि voting rights दिए गए थे minorities को, like scheduled caste, Muslim workers, तो इनको voting rights दिए गए थे by Government of India Act 1935 के थ्रू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With the reference to the Government of India Act 1935, consider the following statement. First, it provide for the establishment of All India Federation based Union of British provinces and princely state. Second, defense of foreign affairs were kept under control of federal legislature. ठीक है। तो बेसिकली बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। सही है। हम आगे जाके इसमें आंसर इसका देखते हैं। The Government of India Act 19 important British law led to the federation of future policy system. All India Federation established हुआ। The Act aimed to the federation in India what would include the British provinces and the princely state. ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश की, तो बनाने की कोशिश तो हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की है। तो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन प्लान जो प्रिंसली स्टेट को इंक्लूड करने का था वो नहीं होता। तो बेसिकली दो बढ़ते, एक तो ब्रिटिश इंडिया हो जाता है, दूसरा प्रिंसली स्टेट। तो जैसे कि जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनता है, तो हम सबको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ती है, तो उसमें दो तरह के रहते हैं, एक ब्रिटिश इंडिया। तो जो जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के जाते हैं, तो जो जितना पार्ट ब्रिटिश का तो वो डायरेक्टली इंडियन टेरिटरी बन जाता है, लेकिन प्रिंसली स्टेट अभी भी इंडिपेंडेंट रहते हैं। वो प्रिंसली स्टेट को बाय एग्रीमेंट उनको इंडिया में ले जाता है। इंडिया एक यूनिटरी फॉर्म है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब क्वासी फेडरल है, लेकिन प्रोसेस उसका यूनिटरी है कि अगर एक बार कोई इंडिया के साथ जुड़ गया तो वो वापस इंडिया के साथ अलग नहीं हो सकता। बेसिकली एक ईंटे की दीवार होती है, कुछ हल्की दीवारें होती हैं और कुछ मजबूत दीवार होती है। तो इंडिया एक मजबूत दीवार है जिसको सीमेंट लगा के एकदम मतलब प्लास्टर कर दिया गया है, और उसमें से कोई वापस जा ही नहीं सकता। जैसे फॉर सिक्किम जो इंडिया में आया 1975 में, लेकिन अब वो नहीं जा सकता इंडिया से, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि इंडिया से कोई अलग होने का इंडिपेंडेंट डिमांड कर सके। जो कंट्री डिमांड करती है, जो स्टेट डिमांड करते हैं कि हम इंडिया से अलग होना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो सकते। तो इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स हुआ है, फेडरल लिस्ट आया, प्रोविजनल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो लिस्ट आई, फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। लिस्ट फॉर द सेंटर, लिस्ट फॉर द प्रोविंसेस एंड लिस्ट फॉर द बोथ, जो सारे मैटर्स थे इन तीन लिस्टों में इन्वॉल्व है। डायरेक्ची एट सेंटर, तो डायरेक्ची एट सेंटर कभी कभी पूछता है कि डायरेक्ची एट सेंटर कब इंट्रोड्यूस हुआ। ये इंट्रोड्यूस हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू। सम सब्जेक्ट डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ट्राइबल्स एयर रिमेन टू द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मैं यहाँ पे गलत कर दिया, ये वॉइस रॉय होता है, ठीक है। कंट्रोल सो स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 था क्या? डिफेंस, ओ केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ फेडरल है। नहीं, डिफेंस तो एंड फॉरेन अफेयर्स तो ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, फेडरल स्ट्रक्चर तो था ही नहीं, ये सेंटर के पास था। तो ठीक है, सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट गलत था, हाँ इनकरेक्ट है। प्रोविजनल ऑटोनॉमी लाइक 1919 एक्ट वर इंडिपेंडेंट प्रोविजंस along with them governor without interference certain area, ठीक है। Bicameral legislature introduced here. The act introduced two house systems, center councils of state and federal assembly to the make laws. Other changes, establishment of federal code established हुआ by government of India 1935. Increase the separate electorals for the minorities, ये भी हुआ। Change in the provisional boundary like Sindh were separated from Bombay, बर्मा इंडिया से अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा प्रीवियस ईयर लेक्चर नहीं देखा होगा तो जाके आप जरूर देखिए, उसमें मैंने स्वदेशी मूवमेंट को अच्छे से कवर किया है। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया है तो आप हमको जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।